आप आवाज ठीक आ रहे हैं? ठीक ठीक ठीक। और वीडियोस वगैरह देख लो, सब रहेगा, ऑडियो वीडियो दोनों चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताओ। हाँ हाँ, वापस ज्वाइन करो। ओके, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन गया। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन जो हो गया 1 और 3। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में तीन बेसिस पूछा गया है, तीन बेसिस में दिखा, मतलब तीन सेट्स दिया गया है। तीन सेट्स में दिखाना है कौन सा बेसिस है। ठीक। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मतलब इसमें बेसिस दिखाना, कुछ भी करना नहीं है, देख के आंसर हो जाएगा। अब कैसे, जैसे B1 एक दिया हुआ है मेरे पास सेट, यहाँ पे 1 0 0 0, और यहाँ पे दिया गया 1 1 0 0, फिर एंड लास्ट वन में दिया गया है चारों 1। ये सेट एक दिया गया है B1। B2 में सेम टाइप का दिया गया है, थोड़ा सा डिफरेंट। पहले ये दोनों का डिस्कस करते हैं कि B1 और B2 दो सेट मुझे दिया गया है। अब इसमें मुझे चेक करना है कि ये दोनों एलआई होगा कि नहीं। बेसिस दिखाने के लिए एलआई काफी है, क्योंकि चार सेट है। अगर एलआई हो गया तो मेरा बेसिस हो जाएगा। अगर एलडी, तो एलआई तुम चेक करने के लिए नॉर्मल इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक ना। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट कभी भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। तो इस टाइप का जो भी सेट्स हो, जो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, वो ऑलवेज एलआई होगा। क्योंकि ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, पहला का डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1, सेकंड का डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1 2 3 4, इस 4 × 3 × 2 × 1। तो ये मेरा सेट जो होगा ये एलआई हो जाएगा, ये सेट भी मेरा एलआई हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अगर तुम डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो नॉट इक्वल्स टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है सब। हाँ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो मेरा हो जाएगा मैट्रिक्स का, वो है 1। और सिमिलरली दूसरे का, तो यहाँ पे B1 B2 जो है वो मेरा एलआई होगा, तो एलआई होगा तो बेसिस भी हो जाएगा, क्योंकि चार चार एलिमेंट्स है। ठीक। अब मैं आता हूँ B3 पे। B3 जो सेट है, वो सेट कैसा दिया गया है, 1 2 0 0। इसका भी तुम लोग डिटर्मिनेंट चेक कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। डिटर्मिनेंट चेक कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। और एक है -5 5 0 0। यस। तो ये क्या होगा, ये एल आई की एल डी, ये एल डी हो जाएगा, ये लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये एल डी हम कैसे चेक करेंगे कि ये एल डी होगा, क्या ये बेसिस फॉर्म नहीं करेगा, ये हम कैसे चेक करेंगे। हाँ, डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं कि अगर मैंने ये एलिमेंट को छोड़ देता हूँ, एक एलिमेंट में छोड़ देता हूँ जो बाकी दो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेनली 1 2 2 1 और -5 5। ये जो फर्स्ट है, ये पहला दो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला दो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कभी भी तीन एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, दो एलिमेंट सफिशिएंट होता है।
क्योंकि ये मैं मान सकता हूँ कि ये आर स्क्वायर का एक पार्ट है, ये टू डायमेंशनल का एक पार्ट है। तो कभी भी टू डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 एलिमेंट की जरूरत नहीं है मुझे, 2 एलिमेंट सफिशिएंट है। क्योंकि ये 1 2 पहला 2 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 1 भी पहला 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -5 5 भी पहला 2 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला 2 कोऑर्डिनेट के लिए 3 एलिमेंट कभी भी जरूरत नहीं है, देख के इसको डिस्कस कर सकते हो। ठीक, तो ये देख के हम बोल सकते हैं कि ये एल डी होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट जो है मतलब ये डिटरमिनेंट भी चेक करके देख सकते हो, और ये भी चेक करके देख सकते हो कि कोई भी एक को तुम दो बाकी दो को रिप्रेजेंट में लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन में। मतलब वही रीजन है एक्चुअली कि 2 कोऑर्डिनेट के लिए कभी भी 3 मुझे जरूरत नहीं है। तो B3 जो है वो मेरा कभी भी बेसिस फॉर्म नहीं करेगा, B1 B2 बेसिस फॉर्म करेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 1। इसमें कोई भी डाउट हो तुरंत पूछना। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ऑप्शन करेक्ट है 1, यहाँ पे B1 B2 बेसिस है और B3 बेसिस नहीं है। कहीं पे भी समझ में नहीं आए बताना, ठीक ना? ऐसा नहीं कि छोटा क्वेश्चन है क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं कि हमें ए बी आइडेंटिटी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ए बी मेरा आइडेंटिटी दिया गया है, और एक चीज़ है इसमें बोला गया है कि ए का जो एंट्री है सब इंटीजर है। ए का सारे एलिमेंट जो है सब, ये जो मैट्रिक्स मेरा है ए आई जे, यहाँ पे ऑल ए आई जे आर इंटीजर्स। इतना ही गिवन है कि ए बी है। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है कि डिटर्मिनेंट क्या होगा। डिटर्मिनेंट अगर ए का 1 होता है तो बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर ए का डिटर्मिनेंट 1 होता है तो बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया गया है ऑलरेडी 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा 1 दिया गया है। ए बी आइडेंटिटी है, बोथ साइड अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मेरा क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब जब ए बी इजिकल टू आइडेंटिटी है मतलब ये दोनों का डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए। दोनों का डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा 1 बोल दिया गया है, ये मेरा होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी ऑब्वियसली 1। तो बी, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, 1 ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन 2 बोल रहा है कि a sufficient condition for each bij to be integer is that determinant of a is an integer। एक सफिशिएंट कंडीशन, ये सफिशिएंट है क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब बी का सारे एलिमेंट्स इंटीजर होने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इंटीजर होना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर बी मेरा जो मैट्रिक्स है वो अगर बी आई जे है तो बी आई जे को इंटीजर होने के लिए ये सफिशिएंट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटीजर होना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मेरा इंटीजर होता है, कोई भी इंटीजर, लास्ट ऑप्शन, अगर ये इंटीजर होता है, जेड से बिलोंग करते हैं, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड से बिलोंग करते हैं तो बी का सारे एलिमेंट इंटीजर होगा क्या, ये क्वेश्चन है। ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है, कोई काउंटर एग्जांपल है? हाँ, ए का डिटर्मिनेंट देखो, ए का सारे एलिमेंट इंटीजर है तो उसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट उसका कुछ भी हो सकता है पर वो इंटीजर होगा ही। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो है वो कभी नॉन इंटीजर हो सकता है क्या, रैशनल हो सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए?
अगर ए इंटीजर है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए भी इंटीजर ही आएगा। वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रैशनल हो गया या इरेशनल हो गया, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटीजर है। अब मान लो सपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 हो गया। सपोज मैं मान के चल रहा हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा 5 हो गया। सपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए में मान के चल रहा हूं मेरा 5 हो गया लेट। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा 5 हो जाता है तो जो मेरा ए बी का डिटरमिनेंट है उसके अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये इंप्लाई कर देगा। तो ये कभी भी नहीं होगा कि बी का जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर है। यहाँ पे बी का एलिमेंट्स ऑब्वियसली रैशनल भी होना पड़ेगा। तो बी का एलिमेंट सब इंटीजर हो जाता तो डिटरमिनेंट कभी भी 1/5 फ्रैक्शन में नहीं आता। ये इंप्लाई करता है कि सारे एलिमेंट जो बी आई जे है ऑब्वियसली नॉट बिलोंग्स टू द जे। नॉट ऑल, फॉर ऑल बी आई जे कभी भी जेड में बिलोंग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट नहीं है। थ्री जो ऑप्शन है, थ्री ऑप्शन बोला कि बी इज ऑलवेज एन इंटीजर मैट्रिक्स। अभी अभी ये हुआ बी इंटीजर मैट्रिक्स बाय जनरल, इन जनरल ट्रू नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर डिटरमिनेंट ए मेरा कुछ भी हो सकता है, डिटरमिनेंट ऑफ जैसा भी होगा डिटरमिनेंट ऑफ बी मेरा रैशनल में आ जाएगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ बी रैशनल में आ जाता है तो डिटरमिनेंट कोई भी एक बी आई चे रैशनल होना ही होगा, नहीं तो रैशनल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन 4 इज ट्रू। ऑप्शन 4 बोल रहा है कि यहाँ पे जो है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो अगर +1 और -1 होता है तो वो नेसेसरीली ये कर देगा कि बी आई जे मेरा इंटीजर है। ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर मेरा +1 और -1 होता है, ये इंप्लाई करेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है वो भी मेरा -1 या +1 होगा, उल्टा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो भी होगा +1 या -1 के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा -1 और +1, और ये मेरा तय कर देगा कि बी आई जे जो है वो इंटीजर होना ही होगा उसको। कैसे? हाँ ठीक ठीक, +1 और -1 सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जो भी हो मेरा +1 या -1, डिटरमिनेंट ऑफ बी को भी सेम मेरा प्लस या माइनस होना पड़ेगा। और डिटरमिनेंट जब भी मेरा +1 -1 हो गया, मतलब इंटीजर ऐसे आ गया, बी का एलिमेंट्स को मुझे इंटीजर आना ही होगा। तो मेरा बी मेरा इंटीजर एलिमेंट्स हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट देखो, डिटरमिनेंट ऑफ बी मेरा +1 -1 है। देखो, ये बोथ साइड का ट्रू नहीं है। हाँ, बोथ साइड ट्रू नहीं है। इसके लिए तो मैं पहले ये चीजें बोला यहाँ पे कि अगर डिटरमिनेंट मेरा इंटीजर होता, मतलब डिटरमिनेंट का सारे एलिमेंट अगर इंटीजर होता है तो उसको इंटीजर होना ही पड़ेगा। ठीक, वो रैशनल नहीं हो सकता। अगर डिटरमिनेंट मेरा रैशनल हो गया, डिटरमिनेंट सपोज रैशनल हो गया कोई भी पी का पी फॉर्म में, तो हाँ, तो उसका जो एलिमेंट्स है उसमें कोई एक एलिमेंट को, एटलीस्ट एक एलिमेंट को रैशनल होना पड़ेगा। ये नेसेसरी कंडीशन बोला है ये। हाँ। हम्म। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। डिटरमिनेंट बी +1 -1 होगा। डिटरमिनेंट ऑफ बी की, ठीक है देखते हैं फिर। हाँ, वही बात है, मेन बात वही चीज का है। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं कि जिसमें वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा हो। बिल्कुल, अगर मेरा
ए बी आइडेंटिटी दिया हुआ है, ठीक। आप मेरा ए का डिटरमिनेंट गिवन है, नॉट इक्वल्स टू जी वन गिवन है, तो ये मेरा इन्वर्स हो गया। तो मेरा बी क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स। हाँ, तो यहाँ पे जो भी मेरा मैट्रिक्स बनेगा वो ए से ही बनेगा, डिटरमिनेंट से डिवाइड होगा, तो ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। कैसे फ्रैक्शनल होगा? इन जनरल तुम जो चीज बोल रहे हो वो चीजें पॉसिबल है। इन जनरल अगर तुम बोलोगे तो वो चीज पॉसिबल है, जैसे कि तुम मान लो कि बी एक मैट्रिक्स ले रहे हो, 2/3 0 0 3/2, ठीक। तो इसका डिटरमिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो मेरा 1 है, उसमें कोई दौड़ नहीं है। और यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स मेरा बन रहा है वो ए मैट्रिक्स से ही बन रहा है, ठीक। इन जनरल जो है वो चीज़ ट्रू नहीं है। और इसका उल्टा ट्रू है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट मेरा ये होता है, इसका सारे एलिमेंट्स अगर इंटीजर होता है तो मेरा डिटर्मिनेंट ऑलवेज इंटीजर होगा। तो कोई भी उसमें कोई कंडीशंस की हमें जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। 4 में एक कंडीशन दिया गया है पी क्यू दोनों इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। पहला क्वेश्चन, पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है पी इन्वर्टेबल है, दोनों इन्वर्टेबल है। और एक कंडीशन दिया गया है पी क्यू इक्वल टू माइनस क्यू पी, ठीक। अब हमें इसका ट्रेस बताना है, हर एक का ट्रेस बताना है कि ट्रेस ऑफ पी और ट्रेस ऑफ क्यू के बीच में क्या रिलेशन है। हमें इसका ट्रेस बताना है, ट्रेस ऑफ पी ट्रेस ऑफ क्यू में क्या रिलेशन है। यहाँ पे पी क्यू इन्वर्टेबल है, पी क्यू इक्वल टू माइनस क्यू पी है। कैसे फाइंड करेंगे ट्रेस, कैसे फाइंड करेंगे? ट्रेस लगा देंगे, चलो ट्रेस लगा दिया, ट्रेस ऑफ पी क्यू माइनस ट्रेस ऑफ क्यू पी, ठीक। कैसे जीरो आ गया? ट्रेस ऑफ पी क्यू लगाया इजिकल टू माइनस ट्रेस ऑफ क्यू पी, ट्रेस ऑफ ए बी इजिकल टू ट्रेस ऑफ बी ए, करेक्ट। हमारा ट्रेस का कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक। ट्रेस का कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ट्रेस ऑफ ए बी जो है ऑलवेज इक्वल होगा ट्रेस ऑफ बी ए के साथ। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ट्रेस ऑफ ए बी हमेशा इक्वल होता है ट्रेस ऑफ बी ए के साथ। हम उसमें जाएंगे भी नहीं, ऐसी तुम जो बोलो ट्रेस लगाने के बाद जीरो हो जाएगा, हम उससे भी नहीं जाते हैं। हम सिंपल एक कैलकुलेशन इसमें और करेंगे, वो है दोनों साइड में पी इनवर्स ले लेते हैं। पी इनवर्स पी क्यू दोनों का इन्वर्टेबल है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये आइडेंटिटी हो जाएगा तो Q हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ पी इनवर्स क्यू पी। ये मैं लिख सकता हूं, दोनों साइड में ट्रेस लेते हैं, ट्रेस ऑफ Q क्या हो जाएगा माइनस ट्रेस ऑफ पी इनवर्स क्यू पी। अब अब यह इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ट्रेस ऑफ पी इनवर्स क्यू पी को? नहीं नहीं, माइनस बाहर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पास तो तीनों है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स का ट्रेस सेम होता है, देखो, ठीक। यहाँ पे ट्रेस का और एक प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, जो बहुत सारे नेट के क्वेश्चन में और भी बहुत अलग अलग तरीके से आए हुए हैं। ये बहुत ध्यान से देखना कि अगर मेरे पास ए बी सी डी चारों मैट्रिक्स है या ए बी सी तीन मैट्रिक्स है, ए बी सी, इसको अगर तुम सर्कुलर फॉर्म में लिखते हो, इसको अगर तुम सर्कुलर फॉर्म में लिखते हो, सपोज यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, इसको अगर सर्कुलर फॉर्म में लिखते हो
तो सर्कुलर फॉर्म में जैसे जैसे लिख सकते हो उसका ट्रेस भी ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा। मीन्स ट्रेस ऑफ ए बी सी, ट्रेस ऑफ ए बी सी इक्वल हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए बी सी, ये सर्कुलर वे ले रहे हैं तो हम लिख सकते हैं बी सी ए, बी सी ए। एंड सिमिलर वे में मैं लिख सकता हूँ ट्रेस ऑफ सी ए बी, ये लिखा जाता है। तो ये ट्रेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ट्रेस को ऐसे सर्कुलर ओनली 3 एलिमेंट के लिए नहीं, यहाँ पे जितने भी n एलिमेंट्स के लिए भी ये ट्रू है। यहाँ पे n एलिमेंट्स के लिए भी ये ट्रू है। मीन्स ए बी सी डी अगर होगा तो उसमें भी तुम लिख सकते हो ए बी सी डी, जैसे होगा बी सी डी ए, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये ट्रेस का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, ये ध्यान पे रखना। ये क्वेश्चंस आते भी है, तब डायरेक्ट यहाँ पे भी एप्लीका हो रहा है और डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि ए बी सी डी है तो डी ए बी डी होगा कि नहीं, सी ए बी डी होगा कि नहीं ट्रेस, ये क्वेश्चन आया था। यस, तो ये सर्कुलर के लिए बहुत अच्छा ट्रू, ये ट्रू है। तो इसके यहाँ पे भी हम सर्कुलर इसमें लगा सकते हैं। इसको तीनों का अगर सर्कुलर लगाओगे तो ये हो जाएगा क्यू पी पी इनवर्स, और ये मेरा हो जाएगा माइनस ट्रेस ऑफ क्यू। तो ट्रेस ऑफ क्यू माइनस ट्रेस ऑफ क्यू हो गया। तो ये इंप्लाई कर देगा ट्रेस ऑफ क्यू जो है इस साइड में ले आएंगे, टू ट्रेस ऑफ क्यू जीरो हो जाएगा। तो ये इंप्लाई करेगा ट्रेस ऑफ, ठीक। सिमिलरली अगर तुम P इनवर्स लिया था, तुम अगर Q इनवर्स लेते हो तो इन सिमिलर वे ट्रेस ऑफ P भी जीरो हो जाएगा। ये भी जीरो हो जाएगा। ट्रेस ऑफ P भी जीरो है, ट्रेस ऑफ Q भी जीरो है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये ए बी सी डी है तो भी ये ट्रू है। ए बी सी डी अगर है तो यहाँ पे भी एक सर्कल बना लो, ए बी सी डी, इसमें भी एक सर्कल बना लो तो सेम ट्रेस के लिए ट्रू हो जाएगा। ट्रेस ऑफ ए बी सी डी जो होगा वो मेरा हो जाएगा ट्रेस ऑफ बी सी डी ए एंड सो ऑन। ऐसा जो भी सर्कल बनाते रहोगे चलता रहेगा, ठीक। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो ये सर्कुलर केस में बहुत अच्छा ये है ट्रेस के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फोर का? फर्स्ट एंड थर्ड। तो जो फोर क्वेश्चन मेरा था उसका जो ऑप्शंस करेक्ट होंगे वन और थ्री, क्योंकि दोनों का जीरो है तो माइनस भी होगा, और जीरो तो दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है बी। ए सिमेट्रिक है, रियल सिमेट्रिक। ए मेरा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स दिया गया है आई प्लस दिस। अब हम बी के बारे में क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन तो सारे ये हैं, हम बी के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं? ये में बोल सकते हैं क्या कि बी इन्वर्टेबल होगा इफ एंड ओनली इफ ए इन्वर्टेबल। फर्स्ट ऑप्शन है बी इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इन्वर्टेबल। देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ए इन्वर्टेबल है, अगर ए इन्वर्टेबल है तो ये इंप्लाई तो कर देगा कि बी इन्वर्टेबल है। क्यों कर देगा? ठीक, क्योंकि ए इन्वर्टेबल है तो ये मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दोनों में तो ऐसे ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऐसे जीरो तो कभी करेगा नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेगा तो आइगन वैल्यू से भी बोल सकते हैं। तो ये मेरा कभी भी ये बी को जो है इन्वर्टेबल कर देगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है इन्वर्टेबल। पर अगर बी इन्वर्टेबल है तो, अगर मेरा सपोज मान के चलो इसका इफ एंड ओनली दिखाना है, अब बी इन्वर्टेबल मान के चल रहा हूं मैं, तो बी इन्वर्टेबल है, ये इंप्लाई नहीं करेगा कि ये इन्वर्टेबल है। इसलिए नहीं करेगा, ए मेरा कुछ भी हो, बी तो आइडेंटिटी तो है ही मेरे साथ। ए जीरो ले लो, हाँ ए तुम जीरो ले लो, ए मैं जीरो ले लेता हूँ, ए जीरो मैट्रिक्स, n क्रॉस n जीरो मैट्रिक्स ले लिया मैंने। तो ए अगर जीरो मैट्रिक्स हो गया तो भी बी इन्वर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ए मेरा रियल सिमेट्रिक भी है, जीरो मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और बी इन्वर्टेबल है, ए इन्वर्टेबल नहीं है, यहाँ पे ए डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो, तो ये इन्वर्टेबल नहीं है, तो ये मेरा काउंटर एग्जांपल हो गया। तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन ट्रू नहीं है, वन साइडेड ट्रू है, बोथ साइड ट्रू नहीं है। टू, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू बोला है कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर नेसेसरीली रियल। हाँ, क्योंकि बी तो मेरा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, बी एक्चुअली मेरा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो ए भी आइडेंटिटी ले लो या कोई भी मैट्रिक्स ले लो जो जीरो ना हो, तो बी का मेरा जो पार्ट देगा वो मेरा ये देगा। इन सपोज ये भी ट्रू नहीं है क्योंकि बी में ये मैट्रिक्स यूज कर सकता हूँ, ये सारे आइगन वैल्यूज आएंगे, तो ये सारे आइगन वैल्यूज मेरा क्या है, इमेजिनरी है, रियल नहीं है, तो ऑप्शन टू इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थ्री, बी माइनस आई इज नेसेसरी इन्वर्टेबल। हाँ बोलो, डायगोनल एलिमेंट्स, आइगन वैल्यूज। ये मैं आइडेंटिटी लेके चल रहा हूँ, ए को आइडेंटिटी मान लिया, तो इसका आइगन ये होगा, ये मैट्रिक्स बनेगा बी। क्या? हाँ बोलो, आई को इधर लाओ, बी माइनस आई, फिर डिटरमिनेंट लिया, फिर डिटरमिनेंट ऑफ बी माइनस आई क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ, हाँ ए हुआ,
वन क्यों हो जाएगा? नहीं, जरूरी थोड़ी है वन हो जाएगा। तुम इसका डिटर्मिनेंट लो। लो, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, डिटर्मिनेंट तुम ये लो, आई आई आई, ये मैट्रिक्स लो, इसका डिटर्मिनेंट क्या है? आई। क्या हुआ? आई हुआ ना? आई हुआ ना डिटर्मिनेंट? ठीक है, ठीक। तो डिटर्मिनेंट ऐसे नहीं होगा। थ्री में क्या है? बी माइनस आई। अब तुम जो बोल रहे हो नेसेसरीली इन्वर्टेबल। बी माइनस आई जो है, आप क्वेश्चन में ये इसमें बोला है कि जो ये है बी माइनस आई जो है, ये नेसेसरली इन्वर्टेबल होगा। तो ये एक्चुअली ये मैट्रिक्स किसके साथ इक्वल है? मेरा आई ऑफ ए के साथ इक्वल है। ठीक। अब ए मैट्रिक्स में जीरो ले लेता हूँ। ए मैट्रिक्स जीरो ले सकता हूँ, वो भी रियल सिमेट्री मैट्रिक्स है। सपोज मैंने एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट ए इक्वल्स टू मेरा जीरो मैट्रिक्स, तो बी माइनस जो आई होगा ये इन्वर्टेबल कभी नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई जीरो हो गया। ये इंप्लाई करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई जो है वो मेरा जीरो हो गया, तो बी माइनस आई इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो जब तीनों करेक्ट नहीं है तो फोर्थ वन करेक्ट होना ही होगा। वो तुम चेक भी कर सकते हो या डायरेक्ट बोल सकते हो, फोर्थ वन तो करेक्ट होना ही होगा जब तीनों करेक्ट नहीं हुआ। बी इज नेसेसरीली इन्वर्टेबल। बी इज इन्वर्टेबल। अब तुम इसको नॉर्मल चेक भी कर सकते हो कि बी इन्वर्टेबल होगा कि नहीं, क्योंकि बी मेरा मैट्रिक्स जो है एक्चुअली आई प्लस इसके साथ इक्वल है। तो कोई भी मैट्रिक्स तुम ए चूज करो, कोई भी मैट्रिक्स चूज करो, जो आई तो मेरा साथ में है तो इसको कभी भी जीरो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। ए तुम कुछ भी चूज करो, ए का डिटर्मिनेंट भले ही जीरो हो, ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरा आई जो आइडेंटिटी है ये हमेशा बी मैट्रिक्स को जीरो नहीं होने देगा, क्योंकि ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर देगा साथ में, तो ये मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल बना ही देगा। तो जो इसलिए ऑप्शन फोर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स बोला है कि ये 7x7 मैट्रिक्स है। ये मेरा 7x7 मैट्रिक्स है, और उसका एंट्रीज जो है ईच रो वन होना चाहिए। The sum of the entries of each row of A equals to 1, then the sum of all entries of the matrix A to the power 7 is. ईच रो का जो सम है वन होना चाहिए। ठीक। तो ये कैसे है, कैसे करेंगे इसको? 7x7 मैट्रिक्स है, और ईच रो मतलब इस टाइप का मैट्रिक्स कुछ बनेगा है। हाँ, आइगन वैल्यू क्या होगा? अच्छा, और ये करेक्ट है? मुझे ऐसे तो मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर करेक्ट है तो ठीक। कुछ चीज चेक करना कि ईच रो का अगर वन होता है सम, तो उसका आइगन वैल्यू वन होगा।
ओके, ठीक है। वो स्टेटमेंट तब फिर चेक करना तुम लोग कि अगर सारे रो का जो है सम अगर जितना होगा वो मेरा आइगन वैल्यू फॉर्म करते हैं, ऐसा। ठीक है, चलो ये चीज हुआ, पर a⁴ का क्या होगा? हाँ, क्या अगर a का अगर आइगन वैल्यू 1 हो रहा है तो a⁴ का आइगन वैल्यू भी 1 हो गया, क्योंकि 1 जब अगर आइगन वैल्यू लैम्डा होता है, a का आइगन वैल्यू अगर लैम्डा होता है तो a⁴n का आइगन वैल्यू होगा λ⁴n। ठीक, ये आइगन वैल्यूज का ये है, तो वो चीज चेक करना। ठीक, और एक दूसरा इसका एक प्रॉपर्टी अगर है, परमुटेशन मैट्रिक्स की तरफ से सोचोगे तो भी इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो कि सपोज ये 1 0 0 है और सेकेंड कोई भी नंबर पे फिर भी 1 है एंड देन 0 0, इस टाइप से मैट्रिक्स बन रहा है, 7 × 7 ऐसा मैट्रिक्स बन रहा है, तो ये एक्चुअली परमुटेशन मैट्रिक्स हो गया, परमुटेशन मैट्रिक्स। तो ये परमुटेशन मैट्रिक्स कुछ भी हो, ये a⁴ ले लो, a⁴100 ले लो, ये 1 हमेशा इधर उधर चेंज हो सकते हैं, पर एक में 2 नहीं हो सकता है, मतलब इतना ही 1 रहेगा, जितना 1 एग्जिस्ट कर रहे हैं उतना ही 1 रहेगा। परमुटेशन मैट्रिक्स जैसे होते हैं, तो ये परमुटेशन मैट्रिक्स की तरह सोचोगे तो भी इस टाइप से ये तुम्हें बनेगा। इसका हो सकता है कि आइडेंटिटी भी बन जाए, नहीं भी बन सकता। हाँ, क्योंकि 7 का पावर है 7, बहुत सारे टाइम 12 में भी बन सकता है, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, का ऑर्डर के ऊपर डिपेंड कर रहा है परमुटेशन का ऑर्डर, क्योंकि जो परमुटेशन का ऑर्डर ये 7 है तो 7 भी हो सकता है, या 3 × 4 भी हो सकता है, दैट इज 12 भी हो सकता है, इस टाइप से बन सकता है। तो जो भी है मैट्रिक्स चेंज होके मेरा, हाँ, आई बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, पर इस टाइप से ही बनेगा। परमुटेशन फॉर्म में ही आएगा, कोई एलिमेंट्स बनेगा, तो वो भी जो एलिमेंट्स होंगे उसका सम 1 ही होंगे, टोटल सम जो है 7 हो जाएगा फिर, कि टोटल सम जो है वो 7 हो जाएगा। नहीं, टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स का सम। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, बोला है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का। अब 4 ऑप्शन दिया गया है, आई एन प्लस आई, ये सब चेक करना है कि आई एन प्लस आई एक है फॉर्म में, और आई एन माइनस ए, आई एन प्लस है, आई एन माइनस है, चारों है दिया गया है, आई एन प्लस है, आई एन माइनस है। ये दोनों चेक करना है कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर कौन होगा, यही ना। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये चेक करना है कि ए एन प्लस ए और ए एन माइनस ए कौन सिंगुलर होगा, कौन नॉन सिंगुलर होगा, ये हमें चेक करना है। तो ए मैट्रिक्स देखो, ए मैट्रिक्स ओनली सिमेट्रिक दिया गया है, तो ये कुछ भी हो सकता है, हम जीरो भी ले सकते हैं, -1। तो ए मैट्रिक्स को मैं ये भी चूज कर सकता हूँ कि ये टोटल मैंने जीरो ले लिया, या ए मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी ले लिया, तब रिवर्स सिमेट्रिक होगा, और ए को मैं माइनस आइडेंटिटी ले लिया। ये तीनों एग्जाम्पल ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ए को जीरो भी ले सकता हूँ, ए को आइडेंटिटी भी ले सकता हूँ, ए को माइनस आइडेंटिटी भी ले सकता हूँ। तीनों पुट करोगे तो कोई केस में सिंगुलर भी होगा, कोई केस में नॉन सिंगुलर भी होगा। पहला केस में ये चेक करोगे तो जीरो ले लोगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा, माइनस आइडेंटिटी ले लोगे तो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर नॉन सिंगुलर बोथ पॉसिबल है, दोनों के लिए, दोनों के लिए मेरा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बोथ पॉसिबल है, अगर तीनों एग्जाम्पल हम चूज करते हैं तो। ये सर, तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इसमें जो है कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो ऑप्शन सब रॉन्ग दिया गया है। नो ऑप्शन करेक्ट। क्या लगा दिए? नहीं, पॉसिबिलिटीज कुछ नहीं, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, पॉसिबिलिटीज कुछ नहीं, पूरे नंबर नहीं मिलता, क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है।
अभी भी तो हुआ यूपीएससी एग्जाम में, जो मैथ्स का पेपर थे, जो अभी एग्जाम हुआ था। हाँ, हाँ, उसमें मैथ्स का जो पेपर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो भी इतना हाई लेवल का पता नहीं कौन क्वेश्चन बनाया था, जिसमें 70 शायद क्वेश्चन थे। 70 क्वेश्चन थे, बट लगाना था, हाँ 70 मैथ्स के क्वेश्चन थे, उसमें से 21 क्वेश्चन रॉन्ग थे, 21 थे, 25 क्वेश्चन शायद रॉन्ग थे। सोचो कौन क्वेश्चन बनाया था, वो भगवान जाने। इसमें बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो उसमें 25 क्वेश्चन या जितना भी क्वेश्चन गलत था, उस क्वेश्चन को हटा दिया गया। तो हटा दिया, बाकी से मेरिट लिस्ट बना ऐसा। तो वो भी एक तरह से रॉन्ग ही है, तो देखा जाए तो। सपोज मान के चलो तुमने वो 25 क्वेश्चन में मेहनत किया, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ। वही 25, वही 25 नहीं, मतलब वही 25 में तुम्हारा मान लो आधा घंटा या 1 घंटा तुमने बर्बाद किया। आधा घंटा 1 घंटा तुम्हारा उसमें बर्बाद हुआ। अब क्वेश्चन सब गए, तुम्हारा भी गए टाइम। नहीं, ये क्वेश्चन का ये इसीलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन जब मैंने टाइप किया था तभी मुझे पता था क्वेश्चन रंग है, फिर भी मैंने उसको नहीं हटाया था। जो तुम्हें तभी पूछा था, कोई एग्जाम के बाद ही मुझे पता था कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हाँ मैं उसी टाइम पे बोला क्वेश्चन 7 मुझे पता है कि क्या है, तो करो। ठीक, क्वेश्चन 8 है, इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, 2 1 0 0 2 0 0 0 3। अब इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा सब स्पेस होगा, कौन सा सब स्पेस नहीं होगा। गुड, वेरी गुड। तो हमें ये चेक करना है, सब स्पेस चेक करना है, सब स्पेस हमें चेक करना है। तो सब स्पेस किसका सब स्पेस चेक करना है, एम एन आर का, M3R का। इसमें बोला गया है पहले कि एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स अगर कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, यहाँ पे एक्स मेरा बिलोंग करेगा R3 से, तो ये सब स्पेस बनेगा कि नहीं, ये सेट को लेके सब स्पेस बनेगा कि नहीं। तुम नॉर्मली चेक कर सकते हो, दो एलिमेंट ले लो, हम जैसे नॉर्मल सब स्पेस चेक करते हैं, x1 ले लो, x2 ले लो, तो सेटिस्फाई करेगा ये। x1 ए x1 सेटिस्फाई करेगा, x2 ए x2 सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं x1 प्लस x2 को दिखाना है, तो हमें चेक करना है ये कि x1 प्लस x2 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई करो, तो x1a प्लस x2a, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ax1 प्लस ax2, तो ये मेरा हो जाएगा, ये कॉमन ले लो, x1 प्लस x2, ये हो जाएगा सबसे। x1 प्लस x2 बिलोंग कर जाएगा सेट से। एंड सिमिलर वे में तुम चेक कर लो कि सी ऑफ x1 भी बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। सी ऑफ x1 ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरा हो जाएगा। कोई सी तो ऐसे भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। सी ऑफ ए इंटू x1, ठीक। तो ये जो है ये मेरा सब स्पेस फॉर्म कर जाएगा, दोनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये मेरा सब स्पेस बन जाएगा, ये सब स्पेस बना देगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 ऑप्शन में दिया गया है, x प्लस ए, ये इक्वल होगा ए प्लस एक्स के साथ, ये भी सब स्पेस बना देगा, क्योंकि दो एलिमेंट यहाँ पे भी ले लो, चेक कर लो, x1 x2 लेके चेक कर लेना, ये भी सब स्पेस बन जाएगा। जो 3 है वो मेरा ऑप्शन में है कि ट्रेस जो है, ट्रेस ट्रेस ऑफ ए एक्स मेरा 0 है, इसका भी ट्रेस को भी मैं लिख सकता हूँ, ट्रेस ऑफ x1 प्लस ट्रेस ऑफ x2, वो भी अलग अलग हो जाता है, तो यहाँ भी x1 x2 के लिए ये भी ट्रू हो जाएगा। तो 4 होगा डिटर्मिनेंट, वो ट्रू नहीं है। डिटर्मिनेंट दिया गया है ए एक्स इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ये है कि डिटर्मिनेंट का मैं डिटर्मिनेंट दोनों का ले लूँ, ax1
बिल्कुल। तो ये मेरा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ x1 प्लस x2। ये तो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ये डिटर्मिनेंट जो है दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, नॉन सिंगुलर है। इसका डिटर्मिनेंट मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये जो डिटर्मिनेंट है इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ x1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ x2 के। ये नहीं बोला जा सकता। तो ये जब नहीं बोल सकता हूँ तो इसका डिटर्मिनेंट मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये जीरो होगा कि नहीं, हम कंक्लूड नहीं कर सकते। तो जब कंक्लूड नहीं कर सकते तो ये बोल नहीं सकते इससे वेक्टर स्पेस। तो इस केस में दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो ऑप्शन ओनली 4 इज करेक्ट। ऑप्शन ओनली 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन सारे इजी थे, पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? तुम तो एक ही किया, सब इजी क्वेश्चन था। ओनली डेफिनेशन ही लगा, देखो और तो कुछ में ही नहीं लगा। कोई प्री मतलब ऐसे आइगन वैल्यू जो था उसको छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी थे। क्वेश्चन जो भी है तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा अपने आप से। जो भी थ्योरम जानते हो, जो भी जानते हो उसको स्टार्ट करो। ये तो कुछ भी नहीं है, देखो सिंपल 2-3 लाइन में हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक एक्सप्रेशन दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आई माइनस बी ए क्यूब। आप पूछा गया कि ए नॉन सिंगुलर, बी नॉन सिंगुलर, ए बी नॉन सिंगुलर, बी ए नॉन सिंगुलर, ये पूछा गया है। इससे हम कैसे कर सकते हैं? अब जब ओनली ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मेरे पास तो और कुछ है नहीं डेटा कि बी के बारे में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सभी को एक साइड में ले आता हूँ, बी को। तो बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ऑफ ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी। बी कॉमन ले लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए क्यूब। आप बोथ साइड का डिटर्मिनेंट हम लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए क्यूब, ये इक्वल्स टू 1 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका डिटर्मिनेंट बोल नहीं सकता हूँ, ये बी का क्या मैं बोल सकता हूँ? कुछ बोला नहीं जा सकता, प्लस में है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूँ, ओनली एक ही कंक्लूजन हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। बाकी कुछ बोल नहीं सकते। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो ऑप्शन जो बी नॉन सिंगुलर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बी इज नॉन सिंगुलर। बी नॉन सिंगुलर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ये किसका है? 9। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में साफ से, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे सेट दिया गया है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू द आर क्यूब, जहाँ पे अलग अलग कंडीशंस दिया गया है। अलग अलग कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो। पहला कंडीशन है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो। हमें साफ स्पेस प्रूव करना है, अलग अलग कंडीशन दिया गया है। एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो साफ स्पेस होगा कि नहीं? दो एलिमेंट ले लो, साफ स्पेस के लिए हम दो एलिमेंट चेक कर लेंगे। दो एलिमेंट ले लो। ये तो करेक्ट किए हो तुम। नहीं, तो ये जीरो है, करेक्ट किए हो, मुझे याद है। बिल्कुल करेक्ट किए हो। आप इसको देखो, दो एलिमेंट ले लो, तो क्या हो जाएगा? x1 सपोज x2 x3, ये एक एलिमेंट में लेता हूँ, और एक एलिमेंट लेता हूँ y1 y2 y3, ये एक एलिमेंट लेता हूँ, दो एलिमेंट, दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा।
अरे ये एलिमेंट चेक करते हैं ना, तो ये इसका प्लस भी होना चाहिए ना। ये तो प्लस में एलिमेंट हुआ। अब इसका भी तो मल्टीप्लीकेशन जीरो होना चाहिए, तब ना बोलेंगे कि ये एलिमेंट उसमें है। इसको जोड़ो। और तो प्लस एलिमेंट क्या होता है? कैसे जोड़ दिया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। x1 प्लस y1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x2 प्लस y2, और ये जो है x3 प्लस y3। ये कभी भी जरूरी नहीं है कि जीरो हो जाएगा। एक्स वाई जेड जरूरी है, और ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसको तुम ऐसे तोड़ोगे, क्या बनेगा? इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? एक x1 x2 x3 बनेगा। एक और भी बहुत सारे टर्म्स बनेंगे इसमें, और एक टर्म ये बनेगा y1 y2 y3। ठीक, ये टर्म बनेगा, तो ये भी जीरो है और ये टर्म जीरो है, और बाकी आधा जो टर्म है वो मैं बोल नहीं सकता तो होगा कि नहीं होगा। दोनों टर्म जीरो है मेरा, तो बाकी जो बीच में टर्म्स है तो बोल नहीं सकते जीरो होगा कि नहीं होगा। तो ये मेरा सबसे नहीं बनेगा। दूसरा, एक क्वेश्चन ये ऑप्शन ये है कि x माइनस थ्री थ्री, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये भी नहीं होगा। जीरो जीरो एलिमेंट इसमें नहीं है, इसके अंदर जीरो जीरो एलिमेंट मेरा नहीं होगा। जीरो जीरो जीरो, ये एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा सेट के अंदर, ये भी सबस्पेस नहीं बनेगा। और भी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू वन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू वन, यहाँ पे भी जीरो 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 बिलोंग नहीं करेगा, ये भी बिलोंग नहीं करेगा, तो ये भी सबस्पेस नहीं बनेगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है वही एक करेक्ट होगा ओनली, जहाँ पे क्या बोला है कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। ये चेक करके देख लो, दो एलिमेंट्स लेके सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये मेरा सबस्पेस बनेगा। ओनली वन ऑप्शन इज द करेक्ट, इज द फोर्थ। कौन कहाँ पे? एक्स प्लस जेड, एक्स वाई जेड कहाँ एक्स प्लस जेड लिखा हो? पूछ लेते एक बार। ना ना ना, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, क्लियर है ये, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। ठीक है, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। 11 का दो डिटर्मिनेंट का बीच में एक रिलेशन दिखाना है। यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट ये है ए बी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये डिटर्मिनेंट, और इसका बीच में रिलेशन दिखाना है माइनस एक्स ए माइनस पी वाई माइनस बी क्यू, और एक है जेड माइनस सी आर। इन दोनों डिटर्मिनेंट के बीच में रिलेशन क्या है ये दिखाना है। ये D1 दिया हुआ है, ये D2 दिया हुआ है। तो ये क्या, ये कैसे कर सकते हैं? ये डिटरमिनेंट को थोड़ा इधर उधर, जो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज है रो कॉलम वाला, मल्टीप्लीकेशन वाला, वो अप्लाई करके कैसे भी करके तुम ये ले आ सकते हो। हाँ कर दो, जो भी है ये चीज आना चाहिए। सिंपल सी बात है कि तुम यहाँ से यहाँ पे पहुंचो, यहाँ से यहाँ पे पहुंचो, एक रिलेशन तुम्हें दिखाना, सिंपल सी बात ये है। उसमें कोई मतलब ऐसे ऐसा ट्रू नहीं है कि जो है कोई भी वे में तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो सिंपल हमने जो अभी अभी किया है इसको सॉल्व, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहले। ऊपर का जो रो है फर्स्ट रो को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
रो 1 जो है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा डिटर्मिनेंट डी क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा बाहर भी, तो ये हो जाएगा a माइनस ए पी, और ये हो जाएगा y माइनस बी क्यू, और ये हो जाएगा z माइनस सी आर। सिमिलर अब हम क्या कर रहे हैं, हाँ ये सेकेंड कॉलम को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें मैं कॉलम ऑफ 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, ए पी सी पी क्यू आर। ये डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट का ये प्रॉपर्टी है कि कोई एक तुम मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट, तो आइदर टोटल रो से मल्टीप्लाई करो या टोटल कॉलम से मल्टीप्लाई करो। अगर मैट्रिक्स होता है तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, डिटरमिनेंट होगा तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम पे होगा। तो ये हो जाएगा। अब इसको तुम आगे ले लो, ए बी सी को आगे ले लो, ए बी सी को आगे ले लो, इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा कि कॉलम जो है 1 2 को मैं चेंज कर रहा हूँ, कॉलम 1 2 को चेंज कर रहा हूँ, ये D2 हो, ये भी एक माइनस साइन आएगा, कॉलम जब चेंज होता है या रो चेंज होता है तो ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर। आप डिटरमिनेंट हमें पता है कि डिटरमिनेंट और उसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है, तो ये हो जाएगा, एक्चुअली डिटरमिनेंट ये भी है, ये माइनस में ये भी लिख सकता हूँ। तो ये एक्चुअली मेरा D1 है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है 11 के लिए, ऑप्शन 3। ठीक, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है कि तुम कोई भी अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, ऑपरेशन का बात ही नहीं है यहाँ पे, सुनो, हम ऐसे मैट्रिक्स का ऑपरेशन करके रो रिड्यूस कर रहे हैं या कॉलम रिड्यूस कर रहे हैं, ऐसा है ना, जब में इसमें रिड्यूसन का कोई फैक्टर ही नहीं है, हम रो रिड्यूस कॉलम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। डिटरमिनेंट का ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बिल्कुल वो, हाँ भी तुम लगाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली जो प्रॉब्लम होता है प्लस माइनस साइन का अंतर होता है बस, और कुछ नहीं। हम्म, कोई भी मैट्रिक्स अगर तुम लिख रहे हो तो अगर तुम ध्रुवी से मल्टीपल बाहर तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा तुम्हें। डिटरमिनेंट में भी करना पड़ेगा सेम, बार माइनस, हाँ सेम चीज है। बस डिटरमिनेंट में वही है कि पार्टिकुलर तुम एक रो या एक कॉलम में कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू मेरा गिवन है 2π/31। अब हमें चेक करना है a⁴2015। कैसे करेंगे, कोई नहीं, कोई भी इस टाइप का मैट्रिक्स आए इसमें घबराना तो बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो a⁴2015, वो तो मल्टीप्लाई करते करते तुम जाओगे नहीं, तो वो तो जाओगे तो लगभग तुम्हारा नेक्स्ट नेट एग्जाम आ जाएगा तब तक।
ये करने जाओगे तो हम करेंगे क्या, कोई एक पैटर्न फॉलो करने कर रहा है कि नहीं, वो चीज़ हम चेक करते हैं कि ए स्क्वायर ए क्यूब तक ऐसे कोई पैटर्न अगर फॉलो कर रहे हैं, उस पैटर्न को हम जनरलाइज कर देंगे एन के लिए। ऐसा हम करते हैं। इसके लिए तुम फर्स्ट फर्स्ट फाइंड कर करोगे ए स्क्वायर फाइंड करके देखो क्या आ रहा है। ए स्क्वायर अगर फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। चेक करना, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा, ये 2 sin थीटा कॉस थीटा आएगा, इस टाइप से आएगा। ये चीजें आएगा ए स्क्वायर के लिए। ये तुम लोग चेक करना कि कॉस 2 थीटा कैसे आ रहा है। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा, फर्स्ट टर्म जो आएगा चलिए ये आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस 2 थीटा हो गया, ऐसे आएगा। ठीक, तो ए स्क्वायर अगर ये आता है तो हम चेक करेंगे कि नीचे 31 है, तो A⁻31 के लिए पहले देख लेते हैं। सेम मैं ये कर रहा हूँ कि ये फॉलो करेगा, तो डॉट 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 A⁻31 में क्या आना चाहिए मेरा, cos 31 थीटा आना चाहिए। दिस, अब cos 31 थीटा का वैल्यू क्या है, अब हम थीटा का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे, cos 31 थीटा मेरा क्या था 2π/31, इट इज cos 2π माइनस साइन 2π, यहाँ पे साइन 2π, तो ये मेरा हो जाएगा 1001, दिस आइडेंटिटी A⁻31 मेरा आइडेंटिटी आ जाएगा। तो A⁻31 अब 2015 को मैं देखता हूँ कि 31 से डिवाइड जाता है कि नहीं, तो ये आ जाएगा 65, 65 से डिवाइड चला जाते हैं, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि A⁻31 टू दी पावर अगर 65 करता हूँ तो ये भी आइडेंटिटी तो 65 हो जाएगा, ये भी आइडेंटिटी रहेगा, ये मेरा इम्प्लाई कर देगा A⁻2015 जो है वो मेरा आइडेंटिटी बनेगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट, 12 के लिए जो है ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। ठीक है, अब हम देखें ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखो एक बोला है कि
सेट ऑफ ऑल फंक्शन है, उसी का ये सबस्पेस है। पहले सेट ऑफ ऑल फंक्शन जीरो से कोई भी आर के ऊपर है, मान लो सेट ऑफ ऑल फंक्शन ओवर आर। सेट ऑफ ऑल फंक्शन अगर सी से डिफाइंड होता है ओवर आर, इसी का सबस्पेस ले रहे हैं हम, सेट ऑफ ऑल फंक्शन का सबस्पेस। इसमें हमें चेक करना है कौन सा वेक्टर स्पेस होगा, कौन सा नहीं होगा। तो S1 एक दिया गया है, जहाँ पे बोला गया है ये फॉर्म ले रहे हैं, और लिमिट जो होगा x टेंस टू 3, 0, एक S2 लिया गया है, वन, और एक है S3, एग्जिस्ट। ये हमें चेक करना है कि कौन सा सबस्पेस बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। तो कौन सा सबस्पेस बनेगा इसमें, कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले देखो, दो फंक्शन ले लो, अगर तुम्हारे सबस्पेस का जो भी तरीका है। यहाँ पे F1 F2 लेके देख सकते हो, यहाँ पे G1 G2 लेके देख सकते हो, यहाँ पे H1 H2 लेके देख सकते हो जो है उसका क्लास में आ रहा है कि नहीं। और इन जनरल अगर देखोगे तो S2 सबस्पेस नहीं बनेगा। S2 सबस्पेस नहीं बनेगा, अगर बोलेंगे तो S2 सबस्पेस नहीं बनेगा। बाकी S1 S3 बनेगा कि नहीं वो चेक करना है। S2 नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? हाँ, जीरो नहीं है। जीरो नहीं है मतलब वन के इक्वल होगा। हाँ, दोनों फंक्शन अगर लेते हो G1 G2 तो उसको लिमिट लोगे तो 2 बनेगा। दूसरा, इसके अंदर जीरो फंक्शन नहीं है। एक फंक्शन होता है जो जीरो फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट होना चाहिए, दैट मीन्स g ऑफ x इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x। ये इसको हम बोलते हैं जीरो फंक्शन। ये फंक्शन भी सबस्पेस के अंदर होना चाहिए था, तो ये फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि ऐसा जीरो फंक्शन लेंगे वो तो वन पे जा रहा है लिमिट लेने पर। तो जीरो फंक्शन हमेशा जीरो पे जाना चाहिए, ऑल वैल्यूज के लिए जीरो है। तो ये x टेंस टू 3 के लिए भी जीरो होना चाहिए था उसको। जीरो फंक्शन इसमें है ही नहीं, तो जो जीरो फंक्शन है वो इसमें नहीं है। इतना भी बोल सकते हो या प्लस लेके भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि S2 जो है वो मेरा सबस्पेस नहीं बनेगा। S1 और S3 बनेगा कि नहीं, ये लोग तुम चेक करना कि F1 F2 ले लेना, यहाँ पे H1 H2 ले लेना। अगर F1 जीरो है, F2 भी जीरो है, तो क्लास में ही वो जीरो ही दे देगा, एग्जिस्ट भी कर जाएगा, तो ये दोनों सबस्पेस बन जाएगा S1 और S3। तो तुम्हारा ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। ओके, ठीक है, फिर बाकी जो है कल डिस्कस करेंगे। और जो कॉम्पोजिशन वाला था वो तुम लोग देखे थे क्या? कॉम्पोजिशन, हाँ? नहीं मिला, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इसका एक प्रूफ होता है। इसका एक स्टेटमेंट है कि अगर मेरा भी कोई भी लीनियर कॉम्पोजिशन है V से V में, और एस भी है, या अगर V से V में, V से V हो या V से W हो, जिसका डायमेंशन इक्वल हो। मेन बात यह है कि डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो ये प्रूफ भी होता है, ये प्रूफ हम नेक्स्ट दिन करेंगे कि
अगर मेरा एस ऑफ टी मुझे आइडेंटिटी देता है, then prove that T of S is also identity। ये प्रूफ होता है कि अगर कोई भी फंक्शन ये है भी से भी है, एस भी अगर भी से भी है, कोई भी भी से डब्ल्यू भी हो, जहाँ पे मेरा डायमेंशन दोनों का सेम है, तो अगर कोई भी एक साइड में आइडेंटिटी देता है तो ये प्रूफ कर सकते हो कि टी ऑफ एस भी आइडेंटिटी। नेक्स्ट दिन ये चीज करेंगे। ठीक, ठीक है, चलो नेक्स्ट दिन फिर मिलेंगे।